वहाँ से दुनिया की ऊर्जा गुजरती है, वहाँ राजनीति भी सबसे ज्यादा गर्म होती है और आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भारत के नजरिए से दो बहुत बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। पहली खबर ईरान से आई है। ईरान ने साफ संकेत दिया है कि भारत के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं और कतरी वजीर तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है? मुफ्ती ईरान और इजराइल अमेरिका वॉर की, जैसे कि आप लोग जानते ही आज ऑलमोस्ट पूरा वीक जो है इस लड़ाई को हो गया है और डेफिनेटली इसके ऊपर कई लोग बात कर चुके हैं, कई लोग बात कर रहे हैं। सिचुएशन जो है वो जी खराब से खराब होती चली जा रही है। जो ईरान है वो चाहता है जंग लंबी हो, ठीक है जी, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट करें। उनको अंदाजा है कि जब अमेरिका के लोग मरने लगे और बॉडी बैग्स वापस जाने लगे तो वहां पे एकदम से बड़ा ज्यादा एहतजाज होगा। उसके ऊपर उन्होंने ये कॉस्ट ये भी बढ़ा दी कि गल्फ के अंदर भी कर दो ताकि ये लोग भी अफरा तफरी में आ जाएं और पैनिक में हो जाएं और ये भी प्रेशर डाले अमेरिका के ऊपर। दूसरी बड़ी खबर अमेरिका से आई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी ट्रेजरी ने भारतीय कंपनियों को सीमित समय के लिए रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी है। इन दोनों खबरों का सीधा संबंध भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से है। अब पिछले कुछ महीनों से जो खबरें आ रही थी कि ईरान ने चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी थी, ऐसा भारत के जहाज भी इस रास्ते से गुजर सकते हैं। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कहा कि अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के जहाजों के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों के जहाज इस समुद्री मार्ग से गुजरने की कोशिश करेंगे तो उन पर हमला किया जाएगा। $86 की जो बैरल की कीमत है उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज्ड टू हैं, तो $87 में भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर $100 चले गई तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। आप जय हिंद दोस्तों, गल्फ ऑफ हॉर्मुज ये इस समय सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है क्योंकि दुनिया का लगभग 50% ऑयल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरता है। आप चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे ईरान से बात कर लें, जितने भी इन देशों से ऑयल सप्लाई होती है ये सब गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आता है। और एक बार को खबर ये भी आई कि भारत के लिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ईरान ने बंद कर दिए और पिछले 48 घंटों में 3 बार ईरानी लीडरशिप ने भारत से कॉन्टैक्ट किया और खबरें ये आ रही है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए ब्लॉक नहीं किया गया। इस समय सिर्फ 3 देश हैं जिनके लिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज से लगभग ऑयल ही सप्लाई होता है अधिकतर, ठीक है। तो रूस तो सेल्फ सफिशिएंट है, हालांकि रूस के लिए भी ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज खोला है ईरान ने। रूस सेल्फ सफिशिएंट है, रूस को ऑयल की जरूरत है नहीं खास, बल्कि रूस खुद भेजता है। तो बचे भारत और चीन। चीन को ऑयल जा रहा है और चीन के साथ साथ भारत का भी ऑयल सप्लाई या ट्रेड जो रूट है वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज का वो चालू रखा गया है। इनको जो सिक्योरिटी है ये ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड खुद दे रहा है। तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि भारत की क्या अहमियत। बीच में पाकिस्तान और ये जो देश में कांग्रेस इन सब जो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, इन्होंने प्रोपागेंडा फैला कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए भी बंद हो गया। ईरान ने की जो मिनिस्ट्री है, ईरान के उप विदेश मंत्री इस समय भारत आए हुए हैं, उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया कि हम भारत को जो भारत की शिप है जिन पर भारत का फ्लैग लगा हुआ है, भारत के लोग हैं और जो शिप के डॉक्यूमेंट अगर भारतीय हैं तो हम जो है खुद भारतीय शिप्स को सुरक्षा प्रोवाइड कराएंगे गल्फ ऑफ हॉर्मुज में। आपको पता होना चाहिए कि जो हुतीज हैं, जो प्रॉक्सीज है ना ईरान की, वो कोई वेस्टर्न कंट्री अमेरिका है उनके कंपनी के किसी शिप को देख रहे हैं तो उस पर अंधाधुंध टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने ये खुद भरोसा दिया भारत को कि हम भारत के शिप्स की रक्षा करें। सो पाकिस्तान इसको लेकर काफी ज्यादा उदास है क्योंकि पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इनके ऑयल टैंकर्स को क्योंकि सुरक्षा भी नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं किया है। यानी एशियाई देशों जैसे भारत और चीन के जहाज अभी भी इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद संकरा रास्ता है। ये एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान के बीच स्थित है। यही रास्ता पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई सबसे संकरे जगह पर करीब 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के लिए जो वास्तविक शिपिंग लेन है वो लगभग 3 किलोमीटर होती है। और $87 पे जो आजकल जो हो रही है, पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस होती है वो एक सिंगापुर का वो इंडेक्स होता है प्लेट की डेली एवरेजेस से करके करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि
30 से 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपए डीजल की कीमत बढ़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है, पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी टंकियों में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे, नोइंग फैक्ट कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा है कि कई पेट्रोल पंप लाइनें लगी हुई हैं, सारिफ भी डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इससे एक महंगाई की लहर बढ़ेगी। ठीक, अच्छा, माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए हैं, तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था, एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो लाइट अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरीज जो है वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च भी तक का है और शिप्स हमने ले ली हैं, तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है और आज से 30 दिन तक का हमारे पास पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट भी मौजूद है। हमें कोई शॉर्टेज का इस वक्त खतरा नहीं है, सिर्फ होर्डिंग की परेशानी नहीं है। सर, इस पर कह रही है ना हुकूमत ने, हमने चेक रखा हुआ है, जहां भी जखीरा अंदोजी की जाएगी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ, इससे फायदा होगा और ये होगा। जाहिर है कि जैसे हम 15 के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने पास टंकी में रख लेंगे। देखें हुकूमत क्या करती है इसका। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये तो इस वक्त तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इस वक्त की कीमत पे पेट्रोल मिल रहा है वो लोगों को मिल सके। और जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो महंगा करेगी। और फिर इसमें भी ये भी देखना है कि हुकूमत जो है वो 1 लीटर के ऊपर 100 रुपए टैक्स लेती है पेट्रोल के, और डीजल के भी तकरीबन 100 रुपए टैक्स लेती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, अगर समझ लीजिए 30 रुपए बढ़ेगी, तो हुकूमत सारे के सारा बोझ जो है वो आवाम पे डालेगी या अपनी भी कुछ टैक्स जो है वो कम कर देगी। हम ये देखना चाहते हैं कि हुकूमत अक्सर बात करती है कि अच्छा मिफ्ता साहब, मसला ये है ना कि ये मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल का नहीं है, गैस भी तो सर एक बड़ा मसला है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इनको ऑलरेडी सप्लाई हमने आधी कर दी है। कतर से जो 8 कार्गोज आने थे उसमें से सिर्फ 2 ही आ सके, तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि जो हमारी मकामी गैस है वो इतनी है कि इस सारी सिचुएशन में जरूरियात को पूरा कर सके। मकामी गैस इतनी नहीं है कि हम अपनी नीड्स पूरी कर सकें। फ्यूल जो है वो नहीं पहुंच पा रहा और ऐसे में पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्यूल स्टॉक है वो कहा यह जा रहा है तकरीबन 14 डेज के लिए जो है वो रह गया है। जी हाँ, ओग्रा की ये रिपोर्ट है और कहा यही जा रहा है कि जी अब 14 डेज के बाद क्या होगा, ये बात भी यकीनन सबके लिए बहुत परेशान कर देने वाली है। अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की, तो जी ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सोच ये रहे हैं कि फ्यूल को बचाया कैसे जाए, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम वालों को जो है वो प्रेफर किया जाएगा। उसके साथ साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी बंद करने की बात की जा रही है, यानी कि कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान में ऑफिसेज और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को भी ताला लगाने की बात की जा रही है, ताकि जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बचाए जा सके एनर्जी को, और एनर्जी क्राइसिस जो यहाँ पर इस वक्त शुरू हो चुका है। और जाहिर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई किसी को ख्याल नहीं था कि इस तरह से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो लड़ाई बढ़ जाएगी। तो अब जाहिर है कि ये सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशानी है। अब ठीक है, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग जो हैं वो तो चले किसी तरीके से कर ही लेंगे, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? ये स्कूल कॉलेज वगैरह जो इन्होंने बंद कर दिए हैं उसके बारे में भी यकीनन एक प्रॉब्लम जो है वो तो शुरू हो चुकी है। ये और बातें कि लोग कह रहे हैं जी कोविड के जमाने में भी ऐसा हुआ था, लेकिन कोविड और चीज थी और ये बिल्कुल और चीज है। ये कोविड के साथ इसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। जैसे यूएई को अगर हम देखें तो यूएई में जिस तरह से अटैक पे अटैक चल रहे हैं उसकी वजह से पूरे यूएई जो है उसका दुबई और दूसरी जगह उनका जो बिजनेस पे खास इफेक्ट पड़ा है। उसके लिए भी हमारे 2-4 दोस्त जो इंडिया से भी मैंने जिनसे बात की वो ये कह रहे थे कि जी ऐसा तो कोविड के जमाने में भी हुआ था, और अगर कोविड के जमाने में हुआ था और अभी हो गया है तो यूएई इसमें से निकल आएगा। जी निकल तो जरूर आएगा और निकल आना भी चाहिए, लेकिन उसमें उनको बहुत टाइम लगेगा। और कोविड और चीज थी और ये अटैक्स जो चल रहे हैं टोटली अजीब बिल्कुल अलग चीज है। ये जरूर कहा गया है कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से जब भी मिसाइल चलाए जाते हैं या मिसाइल्स ईरान के वहां पर पहुंचते हैं तो लोगों को मैसेज आता है, लोगों को मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें कि ये बताया गया होता है कि जी ये अटैक शुरू हो गए हैं तो आप लोग घर में रहें। लेकिन आपको तो पता है इंडिया पाकिस्तान के लोगों का
खास तौर पे पाकिस्तान के लोगों का, कि वो जैसे ही उनको ये मैसेज आता है तो जी वो कहते हैं कि वो दौड़ के घर के बाहर आ जाते हैं और फिर कहते हैं हम लोग जी मिसाइल देखने आए। ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर भी हमने देखा था कि जब मिसाइल चलते थे या वहां से ड्रोन अटैक होता था भारत की साइड से, तो हमारे लोग जो है वो बाहर निकल कर और मिसाइल और ड्रोन देखने की कोशिशें कर रहे थे और सब लोग यही कह रहे थे कि पता नहीं जी ये उतावले ज्यादा है कि ये बावले ज्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है ये उतावले भी हैं और ये बावले भी हैं। लेकिन अब यही उतावला और बावलापन जो है वो यूएई में भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करती है, जैसे ही गवर्नमेंट मैसेज करती है कि जी यहाँ पर